name of Allah. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is about post-war settlement and the Bretton Woods institutions. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी पूरे वर्ल्ड में, और ये लड़ाई जो थी ये टू स्ट्रॉन्ग पावर्स के दरमियान ये लड़ाई हुई थी। चाहे पहली जंग की हम बात करेंगे या सेकंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे। तो नाउ पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन। जंग ख़त्म होने के बाद नाउ व्हाट वर द पोस्ट वार सेटलमेंट्स? Economists and politicians drew two key lessons from interwar economic experiences. जो इकोनॉमिस्ट्स थे या पॉलिटिशियंस जो थे, उन्होंने दो लेसन्स हासिल किए जो जंग हुई थी इंटरवार इकोनॉमिक, जो इंटरवार हुई थी, इंटरवार जो दो ताकतों के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, उससे उन्होंने दो की पॉइंट्स हासिल किए। फॉर दिस एज वी से अबाउट दिस इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस आर कंसर्न्ड, तो वहाँ से उन्होंने दो पॉइंट्स हासिल किए। तो पहला पॉइंट जो था, फर्स्ट लेसन जो था, दैट वाज एन industrial society based on mass production cannot be sustained without mass consumption. अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करेंगे, जो मास प्रोडक्शन है, अगर हम देखते हैं मास प्रोडक्शन इट कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजप्शन। अगर मास प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो मास कंजप्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर मास कंजप्शन देयर इज़ नीड ऑफ हाई एंड स्टेबल इनकम्स। फॉर मास कंजप्शन देयर इज़ नीड ऑफ हाई एंड स्टेबल इनकम्स। तो मास कंजप्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि वहाँ जो नीड है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब कंजप्शन ज़्यादा हो सकती है। जब डिमांड ज़्यादा होगी, जब नीड ज़्यादा हो तो कंजप्शन ज़्यादा होगी, और जो इनकम होगी वो इनकम दैट विल बी द सुटेबल। तो नीड जो है इट शुड हैव बीन हाई, और जो इनकम है इनकम इट शुड बी सुटेबल, ये सुटेबल होनी चाहिए। Unstable incomes, unstable employment and stable income, suitable employment. जब इनकम स्टेबल होगी तो एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होगी। जब दिस इनकम्स या जब ये अनस्टेबल होगी तो एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली, डायरेक्टली, नेचुरली ये भी अनस्टेबल होगी। अगर हम मार्केट्स की बात करेंगे, मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। मार्केट्स दे कैनॉट गिव द गारंटी फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट। देयरफॉर गवर्नमेंट शुड मिनिमाइज दिस फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मार्केट्स पर हम सारा बोझ डालेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की, इनकम की, तो ये सारा पॉसिबल नहीं है जब तक न गवर्नमेंट जो है वो फ्लक्चुएशन करे, वो उतार चढ़ाव करे प्राइसेस में,
प्राइसेस में देयर शुड बी फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, देयर शुड बी फ्लक्चुएशन इन आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। तो इन चीज़ों में गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो फ्लक्चुएशन करे, वो उतार चढ़ाव करे प्राइसेस में भी या आउटपुट में भी या एम्प्लॉयमेंट। पर्दा करने पर था। तो ये था पहला की लेसन। तो दूसरा जो की लेसन है वो है सेकंड वन, lessons related to a country's economic links with the outside world। lessons related to the country's economic links with the outside world। कंट्री के जो इकोनॉमिक लिंक्स हैं विद द आउटसाइड इकोनॉमिक वर्ल्ड। सेकंड वन इज इकोनॉमिक लिंक्स, इकोनॉमिक लिंक्स विथ outside world। Goal of full employment could only be achieved if government had power to control flows of goods, capital and labor। goal of incomes जो है तो दिस गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड, ये तब अचीव हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट ये तब अचीव हो सकता है अगर गवर्नमेंट को पावर हो, अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल हो, जो भी फ्लो ऑफ गुड्स हो, जो भी गुड्स हो या कैपिटल हो या लेबर हो, कैपिटल हो, गुड्स हो या लेबर, जो भी हो, जब अगर गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल है इन चीज़ों पर तब ये मुमकिन हो सकता है, तब हम फुल अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी है, अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल है कि वो कैपिटल पर कंट्रोल कर सकता है, कि वो गुड्स पर कंट्रोल कर सकता है, कि वो लेबर पर कंट्रोल कर सकता है, तब हम अचीव कर सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। दस मेन ऑफ द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वाज, तो मेन मकसद जो था, मेन एम जो था दिस इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का था, दैट वाज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, टू प्रिजर्व फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये मुमकिन है। तो मेन एम जो था पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का वो ये था कि हम प्रिजर्व करेंगे, टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। और इट्स फ्रेमवर्क, इसका जो फ्रेमवर्क था वो एग्री किया गया था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रिटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए। और इसका जो ये फ्रेमवर्क था वो एग्री भी हुआ और यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी United Nations Monetary and Financial Conference 1944 July 1944 at the Bretton Woods in New Hampshire, यूएसए में ये हुआ था। तो जो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस
इट वाज, इसका जो ये ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन जो था ये तो हो गया, अब तो बन गई। अब इसका जो फ्रेमवर्क था वो एग्री हुआ। यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी, इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड एट यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस that was held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. So this Bretton Woods conference, it was established. This Bretton Woods conference जो था, it was established at International Monetary Fund. तो अब बन गया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको हम IMF भी कहते हैं। IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था, ये किस लिए बनाया गया था? इट वाज टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस, टू डील विद एक्सटर्नल surpluses and to deficits of its member nations. Its dealing was to deal with the external surpluses and to deficit of its मेंबर नेशंस। तो इसका जो इसकी जो डील थी कि एक्सटर्नल जो सरप्लसेस है उसके साथ इसकी डील थी, है। और इसकी डील जो थी वो थी डिफिसिट, खसारा जब आता है ऑफ इट्स मेंबर नेशंस, तो खसारे की बात होगी या एक्सेस जो प्रोडक्शन है, तो इसकी बात हम करेंगे। तो इसका मकसद था, इसका जो एम था, इन दोनों के साथ इसकी डील थी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। और इसके साथ साथ अब वर्ल्ड बैंक, दैट टू वाज इस्टेब्लिश्ड, वर्ल्ड बैंक भी कायम हुआ। वर्ल्ड बैंक, इट टू वाज इस्टेब्लिश्ड। तो वर्ल्ड बैंक भी वजूद में आ गया आफ्टर द वार, टू सेट अप टू फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक बन गया। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वजूद में आ गया दिस वर्ल्ड बैंक फॉर दिस वी कैन से आर पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन, और वी कैन से फॉर दिस पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन। तो इसके लिए जो बैंक बन गया था उसका नाम पड़ा वर्ल्ड बैंक। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक्स आर कॉल्ड एज ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस और ब्रेटन वुड डिवीजन्स। तो IMF जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एंड दिस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का एक ही नाम अब पड़ा। उस नाम को बोलते हैं हम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन और ब्रेटन वुड डिवीजन्स, इसका नाम बन गया। और इसने फाइनेंशियल जो ऑपरेशंस थी, द फाइनेंशियल ऑपरेशंस, दे कमेंस्ड इन 1947। तो 1947 से इसने स्टार्ट किया फाइनेंशियल ऑपरेशंस जिस ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ने। तो अब फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो शुरू होने लगा 1947 से। तो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी जो है, it was the decision making policies, they were controlled by the western industrial powers, western
इंडस्ट्रियल पावर्स। तो जो भी डिसीजन था अबाउट दिस ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन में जो भी डिसीजन लेना था, दैट वाज गवर्नड, दैट वाज ऑर्डर्ड, दैट वाज पावर्ड, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय दिस वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। और इसमें जो सबसे इफेक्टिव रोल था दैट वाज यूएस। यूएस का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल था इसमें, इफेक्टिव सबसे ज़्यादा जो राइट था इसमें डिसीजन मेकिंग का, वो यूएस का था। और ये जो था ब्रिटन वुड सिस्टम, दिस ब्रिटन वुड सिस्टम, इट वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। इसमें जो रेट थी, रेट ऑफ प्राइसेस हम बात करेंगे, तो दैट वाज फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल नेशनल करेंसीज की अगर हम बात करेंगे, नेशनल करेंसी की हम बात करेंगे, अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी दैट वाज पेग्ड टू अ डॉलर, पेग्ड टू डॉलर एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो इंडियन रुपी जो थी वो फिक्स्ड थी, दैट वाज फिक्स्ड टू अ डॉलर एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। या इसी तरह से अगर हम देखेंगे डॉलर वाज एंकर्ड टू अ गोल्ड, डॉलर वाज एंकर्ड टू अ गोल्ड। तो डॉलर जो था उसकी जो रेट थी, फिक्स्ड रेट जो थी, दैट वाज एंकर्ड टू अ गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस, एट अ फिक्स्ड प्राइस। तो ये जो रेट थी ये थी फिक्स्ड रेट, और ये बनाई ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन ने। थैंक यू।